अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अहम तरीन जो वीक है वो चल रहा है और साथ साथ आज एक आईनी तरमीम का मामला होना था असेंबली में, जिसके लिए इजलास भी बुलाए गए, लेकिन अब ये कल पर चला गया है, यानी इतवार के रोज ये अहम तरीन मामला आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश किए जाने का इम्कान है, जिसके बारे में हम पिछले कुछ अरसे से सुनते रहे। हुकूमत की जानिब से कभी हाँ कभी ना की तकरार होती रही। वजीर कानून कुछ और बात करते रहे, मुशीर कानून कुछ और बात करते रहे, वजीर आजम के मुशीर कुछ और बात करते रहे। लेकिन कल बैरिस्टर अकील साहब भी हमारे ही प्रोग्राम में इस चीज़ को कंफर्म करके गए हैं कि आईनी तरमीम तो पेश होने जा रही है और साथ साथ जो हुकूमत को अक्सरियत दरकार है वो भी उनके पास मुकम्मल है। लेकिन आज क्यों नहीं हुई, अब ये कल किस लिए चली गई है, इस पर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। आला अदलिया की चीफ जस्टिस साहिबान की तैनाती 3 साल के लिए होगी। सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट की उम्र 60 से 68 साल करने की तजवीज़ इस तरमीम में आ रही है और तरमीम की सूरत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मजीद 3 साल के लिए चीफ जस्टिस रहेंगे। JUIF चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजिमत पर तोसी के लिए तैयार नहीं है। कल भी इस हवाले से प्रोग्राम में डिस्कशन हुई, बात हुई। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली इस बात से इनकार किया कि हम इसके लिए तैयार नहीं है। अब हुकूमत ये कह रही है कि उनके पास जो उनको सादा अक्सरियत इस कानून को पास करवाने के लिए चाहिए वो मौजूद है। 224 का नंबर दरकार है जो कि उनके पास मुकम्मल है। लेकिन जब हम नंबर्स गेम को देखते हैं तो वहां पर ऐसा नजर आता है कि अगर JUIF साथ नहीं देती है हुकूमत का तो फिर कुछ मुश्किलात हो जाती हैं, और अगर वो साथ देते हैं उसके बाद भी मजीद 2 नंबर्स जो है वो दरकार होंगे। सेनेट में भी मजीद 4 नंबर जो है वो JUIF के साथ मजीद हुकूमत को दरकार होंगे। और हुकूमत इस वक्त देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान हैं, जो 41 अरकान हैं, उनकी जानिब, और कुछ के हवाले से इस तरह की इत्तलात भी हमारे सामने आई कि शायद बातचीत हो गई है। मुबारक ज़ेब साहब जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, कल एक तस्वीर वायरल हुई थी अमीर मकाम के साथ, और फिर ये समझा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि शायद ये हुकूमत इन्हें मनाने में कामयाब हो गई है और एक शख्स को PTI के हल्के से तोड़ने में कामयाब हो गई है। तो मुबारक ज़ेब साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, रुकन कौमी असम्बली हैं। आप सर ये बताइए, हुकूमत आईनी तरमीम आ रही है तो क्या आपके साथ इस हवाले से बात हुई है और आप इन तरमीम को किस तरह से देख रहे हैं? हमारे ऑलरेडी PTI के साथ बातचीत तो चल रही है। अगर PTI हमारा बात मानते तो मैं इनके साथ जा रही हूँ, अगर नहीं मानती मैं बाजोड़ का नुमाइंदा हूँ। मेरे लिए लोग किसके एतमाद से क्या बाजोड़ के लिए कुछ न कुछ करे। अगर हम इसके साथ ऐसा जा रहे हैं कि बस हर जगह मैं इस्तेमाल की तरह टिश्यू पेपर जैसा इस्तेमाल करें, बाकी से पे हम रख देंगे। इसके हम PTI के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अगर PTI हमारा ये डिमांड है, इनके साथ हमारा 3-4 डिमांड है, वो जो उनके मानते चलो ठीक है मैं इनके साथ जा रही हूँ। अगर नहीं मानती फिर मैं अपना फैसला करूँगा। सर तहरीक इंसाफ के सामने क्या मुतालबात रखे हैं आपने? तहरीक इंसाफ के साथ हमारा मुतालिबात 4 मुतालिबात है। नंबर 1 ये है कि हमारा मुलाकात खान साहब के साथ करें। नंबर 2 ये है कि बाजोड़ का जो सदारत है वो ऑलरेडी बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ MNA के साथ है, जो सदारत है वो भी फौरन नोटिफिकेशन करें मेरे लिए। 3 नंबर हमारा डिमांड ये है कि अगर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में MNA के जो फंड ऑलरेडी के साथ शो किया 50 करोड़ रुपए, वो फौरन नोटिफाइड कर दीजिए। मैं इलाके के लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। 4थी डिमांड ये है कि जो हमारा बाजोड़ का सबका MNA है गुलजफर खान, हमारा बाजोड़ का जो सबका MNA है गुलजफर खान, CM ने उनके लिए नोटिफिकेशन किया फोकल पर्सन। वो हमारे सोशल मीडिया पर हमारा बेइज्जती कर रही है। वो कह रहे कि भाई मुबारक खान ने ये डील किया, वो डील किया। वो भी PTI का बंदा है, मैं भी PTI को, लेकिन वो हमारा खिलाफ है। खिलाफ हर जगह हमारा मुखालफत कर रहे। वो कह रहे कि ये PTI करे, कभी कह रहे कि नून का है, कभी कह रहे कि PTM का है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके जो नोटिफिकेशन है वो फौरी तौर पर कैंसिल कर दी। सर अमीर, आप जो बात कर रहे हैं मुबारक ज़ेब साहब कि आपके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, तो बेसिकली तनकीद इस वजह से भी हो रही है ना कि आपकी एक तस्वीर वायरल हुई है। तो आपकी मुलाकात क्यों हुई थी अमीर मकाम के साथ, और क्या उन्होंने हुकूमत का साथ देने के लिए कन्विंस किया आपको, बात की? नहीं यार, अमीर मकाम के साथ हमारा इसके बारे में मुलाकात नहीं हो रही। तो हमारा बाजोड़े के ऐसी और तुर्की में बता है जेल में, इनके बारे में मैं मकाम के साथ इससे मुलाकात किया कि भाई इनकी वजह कर सकते हो जेल से बाहर हो जाए। सर हुकूमत की जानिब से आपसे राब्ता किया गया तो आपने हुकूमत के सामने भी
कुछ मुतालबात रखे हैं? वो रास्ता करे, लेकिन मैं इनको फिलहाल नहीं देता। क्यों डी रास्ता कर रहे, पीपल डी का रास्ता कर रहे, तो हम ऑलरेडी बातचीत हो रहे थे के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक ज़ेब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। हम गुफ्तगू उमर नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इसके साथ साथ कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। उमर साहब, आपसे मैं बात का आगाज करना चाह रही हूँ। सर, मुबारक ज़ेब साहब की बात आपने सुन ली, उनके मुतालबात आपने सुन लिए। हुकूमत के साथ नहीं है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं। तो अब क्या करेगी पीटीआई उनके लिए? क्या उनके मुतालबात को मानने के लिए कुछ करेंगे आप सर? इसमें कोई इतनी कोई सीरियस बात तो है नहीं, ऐसी नहीं है कि जो फुलफिल ना हो सके, ठीक है ना। पार्टी फंड्स तो डिस्ट्रीब्यूट हर डिस्ट्रिक्ट को दिए जाते हैं, हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब बाजोड़ के कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इन्होंने कोई सीएम को बताए या नहीं बताए, ये तो तफसीलात ये बता सकते हैं। मगर ये सीएम साहब से ऑलरेडी मिल चुके हैं 2-3 दफ़ा, सीएम साहब के भाई के साथ भी राब्ते में हैं। कल रात बैरिस्टर गौहर ने भी इन्हें फ़ोन किया था, तो इंशाअल्लाह ताला देखें बेहतर नतीजे पर पहुँचेंगे। सही सर। मुबारक ज़ेब जो है वो आज़ाद हैसियत में जीत कर आए थे, वो खुद को पीटीआई का समझते हैं, लेकिन पीटीआई उन्हें ओन नहीं कर रही है। 2 महीने बाद भी आप उन्हें पार्लियामेंट पार्टी का हिस्सा नहीं बना सके हैं सर। अच्छा नहीं, देखें आप ठीक कह रही हैं, वो आज़ाद जीत के आए हैं, मगर वो जीत के आए हैं अपने भाई की वजह से, अपने भाई ज़ेब शहीद की वजह से जीत के आए हैं। और उन्होंने जितना भी वोट लिया है वो तहरीक इंसाफ का होके पीटीआई का होके लिया है, ठीक है। उनके भाई की शहादत के बाद जो एक रद्द अमल था, लोगों ने उस वजह से वोट दिया। लोगों ने समझा कि जो उस वक्त टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चॉइस हुई वो गलत थी, और पीटीआई की चॉइस मुबारक ज़ेब होनी चाहिए थी, और उधर की आवाम ने वोट इसी को मद्देनज़र रखते हुए दिया। और आपने देखा कि ऊपर नीचे दोनों सीटों पे उन्होंने मुबारक ज़ेब को जिताया था। सूबाई भी ये जीते और मेन भी जो है ना नेशनल असम्बली का भी इलेक्शन जीते थे। तो बुनियादी तौर पे तो बैकिंग देखें, उन पे असल प्रेशर तो आवाम का प्रेशर है। देखें, जो भी खान के नाम पे वोट लेके आएगा वो इर्द गिर्द नहीं हो सकता। चाहे हम 100 चीज़ें कह लें कि फ़ंड्स का इशू कह लें, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है आपकी लॉयल्टी खान के साथ। अगर किसी भी तरह से आपने अपने आप को पोर्ट्रे किया हुआ है खान का कैंडिडेट, और आप अब आपके कहें कि जी मैं बाजोड़ के अवाम का जो है ना मफाद देखूंगा या उस तरह देखूंगा, वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। सही, लेकिन सर वो ये कह रहे हैं ना कि आप उनको अभी तक तो पार्लिमानी पार्टी का मेंबर तक उनको नहीं समझ रहे हैं, उनका आ सकें, तो वो ये अपना एक शिकवा कर रहे हैं। अच्छा सर, आज की एक और अहम खबर भी है। अब ऑब्वियसली इस पर सवाल उठ रहा था कि वो जो 12 जुलाई का फैसला है, अगर वो उसका तफसीली फैसला आ जाता है तो फिर उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगी? जो हुकूमत अब आईनी तरमीम करने जा रही है, सादा अक्सरियत की बात कर रही है, और वो तमाम 41 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं, उनको अभी तक वो तस्वुर कर रहे हैं हुकूमत के लोग कि ये जो है आज़ाद हैं। तो अगर वो तफसीली फैसला आ जाता है तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और क्या फिर मामलात बनेंगे आगे? तो इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त, ये ताखीरी हरबा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ऐसा अक्सरियती बेंच की वजाहत सामने आई है। मखसूस नशस्तों के फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले पीटीआई के कामयाब रुकन ही है। फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ने हालिया इलेक्शन एक्ट की तरमीम को भी पीटीआई अरकान की हद तक गैर मौसर कर दिया है। बाद में आने वाला एक्ट पीटीआई अरकान की हैसियत खत्म कर सकता है। इन अरकान का मामला फास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। ये तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाजों के लिए पीटीआई अरकान ही तस्वुर होंगे। तो ये बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ गया है। मैं चाहूंगी कि जरा हुकूमत के लोग इस पर रिएक्ट करें। कादिर बंदोखेल साहब, सबसे पहले सर, क्योंकि आप कानूनी मामला भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये जो तरमीम आप करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे सर? 2/3 अक्सरियत तो अब बिल्कुल ही नामुमकिन नजर आती है, क्योंकि कल तक जो बात हो रही थी तो हुकूमत के लोग उन 41 अरकान की तरफ ही देख रहे थे जो पीटीआई के, अब हुकूमत ने बड़ा, जब जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाजे कर दिया है कि पीटीआई के लोग हैं। किरण न्याज साहब, सबसे पहले तो उमेर न्याजी साहब ने या मुबारक ज़ेब साहब ने जो बात की है उस पर थोड़ा सा मैं अपना व्यू दूंगा। आपको याद होगा पीटीआई वाले ये कहते थे कि खान कम्बा भी खड़ा करेगा तो वो जीतेगा।
तो ये खंबा तो मीर नाज़िर साहब एक तरफ कहते हैं खान का वोट, दूसरे तरफ कहते हैं उसका भाई शहीद हुआ। इनका भाई पीटीआई के दौर में रेहान ज़ेब मुबारक जो है ना वो शहीद हुए थे, जिसकी वजह से पीटीआई ने फिर भी इसको टिकट नहीं दिया। गुल ज़फ़र खान जो साबिक एमएनए थे उनको टिकट दिया है और इस नौजवान ने दोनों सीटें जीत के पीटीआई को शिकस्त दी है। तो पहली बात तो ये आप जहन में रख लें कि वो उसके बावजूद भी पीटीआई ने उसको ओन नहीं किए, क्योंकि हमारी बात क्यों नहीं मानी। और फिर से पहले भी इनके साथ इलेक्शन से पहले डिस्कशन हुआ था, कोई ऑफर दिए शेर अफजल मरवत साहब के जरिए, मगर वहाँ की जो जरगा है उसने नहीं माना। तो कहने का मेरा मकसद है कि ये नौजवान आज भी अपने आप को पीटीआई का वर्कर या एमएनए कहता है, मगर पीटीआई वाले उसको ओन नहीं कर रहे। जो उसने गुजारिशात की इलाके का या जो मुखालिफ कैंडिडेट है वो उसके खिलाफ करे। तो सवाल मेरा ये है कि उमेर न्याजी साहब कहते हैं खान का वोट होता तो गुल ज़फ़र को मिलता, क्योंकि खान ने तो उसको टिकट दिया था। ये तो शहीद का भाई है, तो आप एक तरफ कहते हैं शहीद की वजह से मिला, दूसरा तरफ खान कोट, खान वान का कोई वोट नहीं मिला, इनको शहीद भाई की वजह से जो इनके दौर में कत्ल हुआ उसकी वजह से वोट मिला। पहली बात। दूसरी बात ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये तफसीली फैसला है, और वो भी हफ्ते वाले दिन, वो भी उस वक्त जहां आईनी तरामीम कौमी असम्बली या सेनेट में जमा होने थे। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है कि हफ्ते वाले दिन और उसी वक्त फैसले आना, फटाफट आना है। और फिर मैं ये भी देख रहा हूं, मुझे 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक, मैं ये भी देख रहा हूं कि पहली मर्तबा जो फैसले का जो शॉर्ट ऑर्डर आया था, शॉर्ट ऑर्डर के बाद जो मुआरकात हुए थे वो भी इस फैसले के अंदर शामिल है। ये भी मेरे लिए एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी नई चीज़ है, सीखने को मिल रही है कि एक फैसला अगर होता है मिसाल के तौर पे पिछले महीने, तो फिर आज तक जो मुआरकात है वो भी उसके अंदर डाल दिए है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इस फैसले के ऊपर, और ऑलरेडी हुकूमत का या इलेक्शन कमीशन का रिव्यू पिटीशन जो है वो मौजूद है, अब जब तक रिव्यू पर फैसला नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन मैं नहीं समझता हूं कि उसके ऊपर फैसला करेगा या उसके पास अपोजिशन है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स, अगर मैं मिसाल दे रहा हूं आम लोगों को समझाने के लिए, कि एक शख्स खुदा न खास्ता वो 400 के कत्ल, लोगों के कत्ल में मलूस हो और उसकी अपील या रिव्यू जिसे कहते हैं वो दाखिल हो, तो आप कहते हैं नहीं जी पहले वाले को उसको फांसी दो और उसके बाद आप करिए। भाई जब फांसी देंगे उसके बाद बचता क्या है? तो सवाल ये, जब हुकूमत की रिव्यू या इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है जिसके ऊपर जजेस पूरे नहीं थे, वो छुट्टियों में इधर उधर चले गए, तो उसके ऊपर फैसला कैसा होगा, उसके ऊपर स्टे कैसा होगा? तो मैं फिर जो 2 जजेस ने जिसके ऊपर उसने इख्तलाफी नोट दिया, तो उसने ये कहा कि अगर हुकूमत ने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया तो आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना पड़ेगा। अब अगर आर्टिकल 51 या 106 को आप ले ले, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का रूल्स भी कहते हैं कि एक शख्स अगर आजाद जीता है वो 3 दिन के अंदर अपना एफिडेविट दाखिल करेंगे, मैंने फलां पार्टी में जाना है। यहां सुप्रीम कोर्ट की इस 8 रुकनी बेंच ने यह कहा कि 15 दिन उनके वो रूल वो आर्टिकल उड़ा दिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जब ऑलरेडी इन्हीं लोगों ने सुन्नी एहतियात कौंसिल के नाम पे एफिडेविट दाखिल किया और पूरा मुकदमा सुन्नी एहतियात कौंसिल के लड़ा, अब वो एफिडेविट वापस उठा के इधर फिर डाल देंगे, तो ये फिर वही इलेक्शन के रूल्स और उसके खिलाफ वर्जी है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मामला जो ना वो मुझे खतरनाक तक सूरत-ए-हाल चल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन 8 जजेस साहिबान ने भी सोचा हो कि इससे पहले कि तरमीम आ जाए हम अपना फैसला सुना दें। वरना मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है कि इस वक्त हफ्ते वाले दिन आगे 2 छुट्टियां आ रही, 3 छुट्टियां आ रही हैं, और आज के दिन ये फैसला सुनाना ये भी मेरे लिए एक हैरत वाली बात है। लेकिन सवाल ये कि हम अपनी जिद और अनाज, चाहे मैं हुकूमत की तरफ से बात करूं या किसी और की तरफ से कहूंगा, इसको छोड़ के हमने मुल्क का सोचना चाहिए कि आप, ये तो नहीं होता है मैं ताकतवर हूं। आइन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसकी वजह से जो 20 रुकनी कमेटी बनी है मुझे तो और उस कमेटी ने इस आइन की जो सुप्रीमेसी है उसको साबित करना है, नहीं तो रिजाइन करना चाहिए सबको। सर, जो नक्शा आपने खींचा है उसके मुताबिक क्या फिर इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के जो अरकान है उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा? मेरा ख्याल में नहीं करना चाहिए जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आएगा। और ऑलरेडी तरामीम भी हो चुकी है, वो जो 106 और 51 की मैं बात कर रहा हूं उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे असम्बली ने तरामीम की है उस हवाले से। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जब चीज़ वाज़ेह नहीं है, जिसमें अवाम हो, तो पर अवाम के वक्त फैसला और उसके बाद जब तफसीली चीज़ें आ गई है, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को रिव्यू का इंतज़ार करना चाहिए।
ठीक। और गौहर साहब, क्या ये जो हालिया फैसला आ गया है, इसके बाद भी आईनी तरमीम पेश की जाएगी या सोच रहे हैं इसे मौखर करने का? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से अभी कादिर मंदोखेल साहब ने बड़ी तफसील के साथ बात की है, बुनियादी तौर पर तो बात यह है कि जो दो जजेस का इख्तलाफी नोट है, उसने इस बात की वजाहत कर दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम फैसला है और पाकिस्तान के आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है, और उस पर जाहिर है कि उस पर अमल तो कतई नहीं किया जा सकता था। जाहिर है कि मैं समझता हूँ कि उसमें पार्लिमान ने जो मुस्बत किरदार अदा किया और उस पर जो कानून साजी की, तो उसके बाद जो सवाल आप अभी कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन उनका नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो मेरा ख्याल है कि पार्लिमान ऑलरेडी कानून साजी कर चुकी है और उस कानून साजी की रोशनी में जो है वो इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि वो उसका नोटिफिकेशन जारी करे। जहां तक आईनी तरमीम का ताल्लुक है तो बड़ी सिंपल बात है, जाहिर है कि पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी करना है और वो उसका काम है और वो करना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा पार्लिमान है जिस संजीदगी और तवज्जो के साथ वो कानून साजी के मराहिल तय कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये आईनी तरमीम का मामला भी हल हो जाएगा और यकीनी तौर पर इस आईनी तरमीम के पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि जो कानून है उसके ऊपर कानून साजी का अमल है उस पर बड़े मुस्बत असरात पड़ेंगे। और अगर हम कानून साजी को रोक देते हैं तो ये तो फिर हम एक जमूद का शिकार हो जाएंगे। ये तो उसके मुतरादिफ है कि जो इदारा आपने देखा कि पहले इस चीज को तनकीद का निशाना बनाया जाता था कि जो पार्लिमान का काम है वो कानून साजी करना है और पार्लियामेंट जो MNAs हैं या MPAs हैं वो कानून साजी की बजाय करोड़ों रुपया सर्फ हो जाता है लेकिन वो अपना कानून साजी वाला काम नहीं करते। अब जबकि पार्लिमान कानून साजी कर रही है, आइन में तरमीम करने जा रही है, तो उसके ऊपर अगर चंद लोग ये प्रोपोगंडा करें कि ये आईनी तरमीम रुकनी चाहिए तो मेरा ख्याल ये बेसूद है। अगर पार्लिमान के अंदर उनको अक्सरियत हासिल है और वो जो कानून साजी कर रहे हैं, जो तरमीम ला रहे हैं, वो पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसको करने में कोई इतराज नहीं होना चाहिए किसी को। और ये एक मुस्बित कदम है। हम बाशियत सियासत के तालिब इल्म को मैं तो अप्रिशिएट करूंगा कि जो पार्लिमान अपना ये किरदार अदा कर रही है। सर, अब मसला ये है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन एक्ट में की गई हालिया तरमीम है उसको भी गैर मौसर करार दे दिया है और जो वजाहत हुई है उसमें कहा गया है कि इसका इतलाक PTI अरकान पर नहीं हो सकता। इन अरकान का जो मामला है वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन तस्वुर होगा। गौर साहब, नहीं, बिल्कुल आपकी बात बजा है कि उन्होंने अपने फैसले में लिखा। जो पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था उसके ऊपर भी आपको याद होगा कि वो जो दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उन्होंने वादे लिख दिया कि अगर इस फैसले पर अमल दरामद होता है तो पाकिस्तान के आइन की तो ये मतलब है कि फिर धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ हैं और पाकिस्तान के आइन की दो दफात वाज़े तौर पर जिनका कादिर मंदोखेल साहब ने जिक्र किया उनको फिर ये खत्म करने के मुतरादिफ है, उनको मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। उसके ऊपर बाकायदा पार्लिमान किरदार अदा कर चुकी है, कानून साजी कर चुकी है और जो पार्लिमान ने कानून साजी की वो इनके फैसला अनाउंस करने के बाद में की। लिहाजा अब पार्लिमान के फैसले के ऊपर अगर कोई फैसला आएगा तो वो अब कोई दोबारा रिव्यू पिटीशन आएगी तो वो तो हम समझते हैं कि कंसीडर होगी, लेकिन इस फैसले के अंदर उस तरमीम का जो पार्लिमान ने कानून साजी की है उसका जिक्र करना वो मुनासिब नहीं है और कानूनी और आईनी तौर पर भी ये ठीक नहीं है। मेरा ख्याल है पार्लिमान भी एक आईनी इदारा है और उसके फैसलों का और उसकी कानून सर एक मसला ये भी है ना, जो आईनी तरमीम आप लोग ला रहे हैं वो इसकी वजाहत आप लोग नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, इधर उधर से खबरें सामने आ रही हैं। सर, हुकूमत के अपने लोग जो है वो भी वजाहत नहीं कर रहे हैं और साथ साथ जिनको आप इत्तेहादी अपने बनाना चाहते हैं वो भी इस बात का शिकवा कर रहे हैं कि पहले मुसवदा आए तो सही सामने, उसे देखें तो सही, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। मैं आती हूँ आपके पास दोबारा इस पर पूछने के लिए कि आप लोग क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक जो कुछ आप इस तरमीम में लाना चाह रहे हैं, अपने इत्तेहादियों तक से शेयर नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। लेकिन इससे पहले उमैर साहब ये फरमाइए सर
जो अदालत की तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरमीम के हवाले से जो अब वजाहत सामने आ गई है, तो वो फैसला तो आ गया जिसका आप लोग बड़ा शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे। अब पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी सर? इलेक्शन कमीशन से आप फौरी तौर पर रुजू करेंगे या नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे क्या? देखिए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट को रजू किया था जैसा इलेक्शन कमीशन गया था। ये दोनों की दरख्वास्तों को उन्होंने इकट्ठा डिसाइड किया है, ठीक है। और उन्होंने कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि जो 41 मेंबर हैं जिन्होंने एफिडेविट दे दिए हैं वो भी पीटीआई के हैं। तो जो ये पिछले दिनों पूरी इन्होंने कोशिश की, जो अगवा बराए वोट वाला सिलसिला चल रहा था, किसी की फैमिली को उठाया, किसी को क्या किया, हाजी इम्तियाज़ वाला सिलसिला आपके सामने देखा, तो अब वो सारे पीटीआई के हैं। तो मेरी अब इनसे यही दरख्वास्त होगी कि उन लोगों को छोड़ दें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब 63A लागू होगा, उन्होंने पार्टी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, उनका वोट गिनती में भी नहीं आएगा। तो ये तो बड़ी एक क्लियर सी सिचुएशन आ गई है। बाकी जो है ना, ऐसी इर्द गिर्द वो पाँव मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आपने खुद पिन पॉइंट किया, इन्हें अभी तक खुद क्लैरिटी नहीं है कि इन्होंने किस तरह की तरमीम लानी है। कल तक ये कर रहे हैं मौलाना वजाहत के लिए उमर साहब इस वजाहत के लिए सर आपने दरखास्त की थी सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए की थी, हमारी इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त थी कि बेसिकली तो 3 दिन दिए थे ना हमने, उसमें एफिडेविट जमा करा दिए थे। और उसके बाद आज से लेके देखें 12 जुलाई के बाद आज तक इन्होंने हमारा स्टेटस क्लियर नहीं किया। इवन वो अरकान जो 39 अरकान जिनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में डिक्लेयर किया गया था एज पीटीआई, उनको भी उनका खाली नोटिफिकेशन करके फर्दर प्रोसेस रोक दिया था। हालांकि होना क्या चाहिए था, अगर उनका आपने कर दिया तो उसके बदले रिजर्व सीट तो दे देते, मगर उसको भी मुबहम रखा गया और एक ऐसी नॉन इशू को इशू बना लिया गया कि जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है कि नहीं है, जिनको थ्रू आउट आप चेयरमैन तस्वुर करते रहे खाली टेक्निकलिटीज़ पे। और अभी भी जो कादिर मंदो खैल साहब ने बात की बात है, ये सारी बड़ी लीगल अच्छी आर्गूमेंट है, ये आगे जाके कोर्ट में कीजिएगा। अभी बात है, गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 188 जिसके तहत आपने रूल जिसके तहत आपने रिव्यू फाइल किया और रूल ऑर्डर 26 जो सुप्रीम कोर्ट का है वो बड़ा वाज़ेह है, जब तक स्टे ना हो प्रोसीडिंग नहीं रोक सकती। बाकी ख्वाहिशात लोगों की बहुत हो सकती है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसने इम्प्लीमेंट होना है। ठीक सही, आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट के लिए दरखास्त की थी लेकिन वजाहत के लिए तो नहीं की थी। तो फिर कादिर साहब, ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की वजाहत है ये क्यों आई है अगर किसी की तरफ से दरखास्त ही नहीं की गई थी तो? नहीं, वो मेरे ख्याल में पूरा सुना नहीं आपने। उमेर नियाजी साहब पीटीआई जो ना इम्प्लीमेंट के लिए गई है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत जो ना रिव्यू के लिए गई है, तो फ़र्क है ना दोनों बातों में। अच्छा, रिव्यू इस वजह से कि जो आर्टिकल 106 है या आर्टिकल 51 है, वो उसमें जो ना वो मुबहम था उसमें उस हवाले से, तो उसके ऊपर वो लेजिस्लेशन भी हो गई, वो भी क्लियर हो गई है। फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी रिव्यू में ये कहा कि हमें ज़रा इस चीज़ की वजाहत सारी चीज़ कर दे, इस वजह से वो रिव्यू में गए। अब रिव्यू अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम को अपना इलेक्शन कमीशन या हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है इसके ऊपर अमल करने का। लेकिन उसके लिए बेंच तो बने, उसके लिए जजेस तो बैठे। जजेस तो अभी छुट्टियों पे गए हुए थे और छुट्टियों पे अभी आते ही उसने फ़ौरन ये फैसला सुना दिया, वो भी हफ्ते वाले दिन, जो आगे 3 दिन छुट्टी भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये टाइमिंग जो ना बड़ी ज़बरदस्त है कि एक तरफ हुकूमत तरामीम पेश कर रही है, दूसरी तरफ 8 रुकनी जो बेंच है उसकी जो तफसीली फैसला है वो है। और फिर उमेर नियाजी साहब से ये भी ज़रा पूछे कि ये बताए कि तफसीली फैसले में बात के मुआरकात डाले जा सकते हैं कि नहीं, कि हुकूमत ने जो रिव्यू दाखिल की है, बदनीयती है, ये वो सारा, इन चीज़ों का तफसीली फैसले से कुछ ताल्लुक ही नहीं बनता है। इस वजह से कि आपका जो फैसला है, आपने शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस किया था, उससे पहले की जो चीजें वो डालने, उसके बाद की चीजें तो फिर आप ये भी डाल दे हुकूमत ने जो कानून साजी की वो गलत की है, उसकी ये भी डाल देते कि हुकूमत ने जो तरामीम ला रहे नहीं लाना चाहिए, उसके अंदर ये भी लिख देना चाहिए कि ये तौहीन अदालत का नोटिस पकड़ा देते। ये सारी चीजें इंतहाई माजरत के साथ अब जाना सियासत जो ना हर अदारे में आ गई है, हर अदारे में सियासत आ गई। अब मुझे बताओ इस टाइमिंग को मैं क्या करूंगा? छुट्टी वाले दिन, हफ्ते वाले दिन इस फैसले का आना कि मैं क्या लूं, क्या मतलब लूं? मैं जितने भी पॉजिटिव सोचूं तो क्या सोचूं? मेरे भी ब्रेक का टाइम हो गया है मधुकर साहब, मेरे ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक लेने दीजिए सर, एक छोटे सा ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ तो गौहर बलोच साहब से पूछती हूँ कि ये जो तरमीम आ रही है इसकी वजाहत अभी तक क्यों नहीं आ रही, अदालत तजावीज़ में है क्या, और सर क्या आपको भी अभी तक नहीं बताया गया है कि इस मुजवज़े में या इस मुसवदे में है क्या? ब्रेक लीजिए, वापस आता हूँ।
वेलकम बैक वंस अगेन। उमर साहब मुझे मेरा बता भी दें सर, ख्याल क्योंकि आज अभी जिस आपने तरह बात से की कि कि आपके मौलाना लोगों को फजलुल्लाह अगवा किया रहमान जा रहा साहब है, का क्योंकि देखें अब जो वजाहत आ गई है इसके बाद तो ये नामुमकिन ही हो गया ना, क्योंकि जो वोट देगा उसके खिलाफ 63A के तहत कार्रवाई होगी, वोट भी शुमार नहीं होगा। नहीं, ये अब इतना सिंपल नहीं है। देखें, ये तो थे 41 बंदे जिनकी हद तक आ गया कि वो पीटीआई में शामिल हो गए। उसके अलावा भी हमारे 8 अरकान ऐसे हैं जिनका स्टेटस आज़ाद है, और ये उनको भी जो है ना प्रेशराइज कर रहे हैं, वो भी आगे पीछे हुए हैं। उसमें हमारे जो है ना काफ़ी मोहतरम बंदे हैं, मतलब नाम नहीं लेते मगर आपको सर सारों को पिछली बार पता भी है आप कौन प्रोग्राम में कौन साथ उसमें है। मौजूद थे, तो आपने यही कहा था कि जो आपके बकिया हाँ जी। 8-9 अरकान हैं, जो आजाद अरकान हैं, उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। और उस वक्त भी यही बात हुई थी सर कि वो आजाद जो अरकान है वो आपकी बाकायदा टॉप लीडरशिप है। उसमें उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर नहीं, साहब हैं, इस तरह उसमें के लोग तीन चार उन हैं। नहीं, वो आजाद की तीन फहरिस्त चार में हैं। शामिल हैं सर। उनके उनके अलावा भी हैं ना, उनमें ब्रिगेडियर असलम घुमन भी हैं, ठीक है ना, उसमें औरंगजेब खिची साहब भी हैं, उसमें जो है ना ज़हूर कुरैशी साहब भी हैं, ठीक है ना, उसमें काफ़ी सारे हैं। देखिए, सारों डिफ़िकल्ट टाइम से पास कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ चीज़ों को सामने आने दे, पता चल जाएगा। मगर तो इन बात यह है सबको कि जिस किडनैप तरह के किया गया है माहौल सर। में जिस तरह की अटेम्प्ट की जा रही है, देखें किस किस उमर को नहीं साहब दौड़ाएगा, कौन किधर है, उनके वेयर अबाउट्स हमें तो नहीं पता किधर है। नहीं सर, मैं तो आपसे कैटेगोरिकली पूछ रही हूँ ना कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, ज़हूर कुरैशी साहब हो गए या असलम घुमन हो गए, जो आजाद हमारे फहरिस्त में राब्ते में शामिल है, नहीं तो है सर जी, ये लोग, इनको भी हमारे आप कह रहे राब्ते हैं में कि नहीं इनको है, किडनैप किया गया। हमारे राब्ते में नहीं है। तो सर मुख्तलिफ लोग राब्ते में जिन्हें ना जो होना ये जिनका इस बात की कैटेगोरिकली निशानी था। तो नहीं है ना सर कि वो किडनैप हो गए, क्योंकि आपके राब्ते में तो वजीर आला भी नहीं देखें, थे। नहीं, वज़ीर आला देखें तो राब्ते में नहीं, वो जिधर गए थे सबको पता था, जिधर से आए हैं सबको पता था। ये देखें, ये इतना लाइट मामला नहीं है। जिसकी बहन बेटी उठाई जाए उसे पता होता है। आप इस तरह से उसको लाइटली डिस्कार्ड कर लें। बलोच साहब के नेबर ही हैं, इनके घर के साथ पुलिस ने धावा बोला था, इनसे कंफर्म कर लें। तो इस तरह की बातें करिए, फिर ओपन कर लें, ठीक है। हाजी इम्तियाज़ को किस तरह से किया कि जी उसके बंदे छुड़ा के ले गए, बाद में हाजी इम्तियाज़ कितनी मुश्किल से वापस आए, सबको पता है इधर क्या हो रहा है और किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। मैं वजाहत कर देता तो हूँ। यानी कि मैं सर, न्यायी यानी साहब की बात की चले वजाहत उमर साहब, करूंगा। यानी आपको मालूम है जिनके नाम आप मैं ले न्यायी रहे हैं, साहब की असलम बात घुमन की हो वजाहत गए, करूंगा। ज़हूर कुरैशी हो गए, ये वो लोग हैं जो हुकूमत को वोट दे सकते हैं या देंगे, यानी आपको ये मालूम है। देखिए, हुकूमत अगर अमेंडमेंट लाएगी, जो उन्होंने लानी है, कल टेबल होनी है, वो बग़ैर इन अरकान के वोट लिए पास हो ही नहीं सकती। हुकूमत का नंबर डेफिशेंट है, वो 3 से 4 वोट शॉर्ट है। वो 3-4 वोट किधर से पूरे होंगे? मौलाना साहब एक हद तक एग्री कर रहे हैं, उन्होंने एक पल्स अपनी दी है कि वो एक्सटेंशन की हद तक नहीं साथ, मगर बाद और क्राइटेरिया चेंज करने की आर्टिकल 175A में वो उसमें साथ हैं। 62-63 में कुछ आएंगी, ठीक है, 63A को कुछ चेंज करने की कोशिश की जाएगी। उन सारी चीज़ों में वो उनके साथ जाएंगे, मगर है कि ओवरऑल इस सारी स्कीम ऑफ थिंग को कामयाब बनाने के लिए फिर भी तहरीक-ए इंसाफ के बंदे तोड़ने की वो ज़रूरत है। इसी वजह से ये सारी कैफियत जारी, और उसी का हिस्सा था जो दो नाम पार्लियामान आपने पे हमला बताए, किया गया था। ज़हूर साहब का, असलम घुमन साहब का, इसके अलावा सर कौन कौन लोग आपसे राब्ते में नहीं है? मतलब वो लिस्ट है ना, 4-5 लोग हैं, मतलब ऑफ द कफ मैं यही बता सकता हूँ। बाकी हमारे तकरीबन राब्ते में कुछ मुल्क से बाहर हैं। सर नाम बता दीजिए कौन कौन लोग जो बाकायदा राब्ते में नहीं है, जो आप कह रहे हैं। ये तो हमारे चीफ विप साहब आपको एग्जैक्ट डिटेल बता सकते हैं ना, आमिर डोगर, उनके पास एक बंदे की तफसील मौजूद है। ठीक, जो जो हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं, यानी उनकी तफसील मौजूद है। मतलब आइडिया हो जाता है कि इनको किस लेवल के प्रेशर दे रहे हैं। देखिए, चीफ विप की पोजीशन एक ऐसी होती है, और उसे ये कितने पूरी कितने पल्स का लोग हैं पता कम होता से है कम उसे। सर? देखिए, ये 4 से 5 लोग और ही ये होंगे, कितने इससे लोग हैं ज़्यादा कम नहीं से कम? होंगे, क्योंकि जो आज फैसला आ गया है ना, आज के फैसले ने बहुत सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है इसने। वरना तो इन 41 में से भी 4-5 ये पोटेंशली तोड़ सकते थे, मगर वो अब नहीं होगा। वो मतलब अब ये ओवर डूइंग कर रहे होंगे। उन लोगों को ज़ाहिरी बात है, इन्हें जो है ना रिलैक्स करना पड़ेगा। इनका फोकस खाली इन आज़ाद वालों पर चला जाएगा अगर इन्होंने ये अमेंडमेंट पास करानी है, जब तक वो 63A की जजमेंट इन फील्ड है।
ठीक ठीक। खान साहब का जो एक्स के ऊपर एक कुछ अर्से पहले एक वीडियो पोस्ट हुई थी जो आज तक उस पर मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस हवाले से कुछ कहा है, पहले उनकी बात सुनिए, फिर तीनों मेहमानों से डिस्कशन करते हैं इस पर। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। मंदोखेल साहब, क्योंकि बिलावल साहब बात कर रहे हैं तो आपकी पार्टी के चेयरमैन बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ सर, क्या करने जा रही है हुकूमत? कैसे नताइज भुगतने पड़ सकते हैं पीटीआई को, बानी पीटीआई को? अब ऐसे लोगों को तो अल्लाह ही हिदायत दे दे। पहले 9 मई थी और उसके बाद जाके 8 सितंबर था, और उसके बाद अभी कल रात खान साहब ने एक नया शोशा छोड़ा। इससे पहले अली गंडापुर साहब वो कहते हैं मैं अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा। इनकी समझ में नहीं आ रही है। आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, एक वीडियो अगर आपकी नज़र से गुजरी हो, साबिक ब्रिगेडियर दिफाई तजिया निगार है महमूद शाह साहब, उसने कहा कि टीटीपी का एक डे खान ग्रुप है और टीटीपी का एक गंडापुर ग्रुप है। तो और फिर 2 साल पहले बनु जेल जब तालिबान ने तोड़ा था, वहाँ 400 कैदी अपने साथ ले गए। न एक फायर हुआ, न एक ताला टूटा, न एक शीशा टूटा। और तो वो कैदी लेके गए शरबत पी के। जब अपने महफूज मुकाम पे इसी सूबे के अंदर जब पहुँचे तो मीडिया को फ़ोन किया, हम खैरियत से पहुँच गए। आप मुझे बताओ, एक पे एक वार, तो अब मुझे बताओ ये आखिर करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? मतलब उनकी वो शंदाना साहिबा ने कहा कि खान है तो पाकिस्तान नहीं है। तो अब ये इनकी ये सोच और इस तरह की चीज़ें, और फिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब पॉइंट आउट किए और उसके बाद उन्होंने कहा भाई आप मजाक कर रहे हैं, आप बता दें कि ये हमारा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको ओन कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, इस तरह आप अदारों के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, चलो मैं कहता हूं बोलो, आप आर्मी चीफ के खिलाफ भी बोलो, चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बोलो, मगर अपनी बात पे तो कायम रहो। फिर 9 मई हो गया, फिर मजीद आपको बात करने का मौका मिल गया, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, कौन से नताइज भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, हम कुछ नहीं करने जा रहे, कानून अपना रास्ता खुद लेगा। उमेर न्याजी साहब सीनियर वकील, इसको पता है कि इसकी क्या मौक़ात हो सकती है। साइबर क्राइम 2016 ऑलरेडी कानून मौजूद है। जब कानून मौजूद है, उस कानून के तहत तफ्तीश होगी, मालूमात होगी, फॉरेंसिक होगा। जब फॉरेंसिक होगा तो जिसने ट्वीट किया है आज तक तो उन्होंने अभी इनकार नहीं किया है, अब आगे अगर इनकार कर रहे हैं तो फिर यह देखना होगा कि यह अकाउंट कहां से ऑपरेट हो रहा है, उसके पीछे जाके साइबर क्राइम FIA भागेगी। सवाल ये मेरे हिसाब से ऐसी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी तक जो नजरअंदाज हुए मजीद नहीं करने। आपने शोदा को नहीं छोड़ा, आपने जिना हाउस को नहीं छोड़ा, आपने MM आलम की जो सिंबॉलिक जांच था उसको नहीं छोड़ा, आपने कर्नल शेर खान की मुजस्मे को पटाख के आपने होगा। आप करने क्या चाह रहे हो पाकिस्तान के साथ? आप पाकिस्तान की दुश्मनी बुनियादी हिलाने के लिए आप ये कर रहे हो, आपको छोड़ा जाए? मिट्टी डालें। अब ये ट्वीट वाली और वीडियो वाली बात पर भी मुसलसल यही चल रहा है ना सर, कि कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कानून अपना रास्ता खुद लेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं, अभी तक कोई रास्ता लिया नहीं गया। इसलिए अब ये सवाल मैं बार-बार कर रही हूँ, या बिलावल साहब ने कह दिया, तो इसलिए मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा? अब ये बताइए सर बिलावल साहब, सर सवाल भी ले लें साथ, फिर बात कर लीजिएगा। क्या सूरत हाल होता है? ठीक। अब अली साहब, इमरान खान साहब पर एक मुकदमा और दर्ज हो गया है सर, बगावत का। अब इसके क्या असरात होंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बात ये है कि जिस तरह से कादर मंदोखेल साहब ने बात की है कि जो भी कानून और आइन कहेगा, अगरचे ये एक इंतशार फिर से करना चाहते हैं, फिर से एक 9 मई के वाक़यात दोहराना चाहते हैं, बार बार ये पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर होते हैं, इस किस्म के इशारंगेज बयानात देते हैं जिससे बगावत की बू आती है, जिससे पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बयानात आते हैं, तो उस पर जो भी कानून कहेगा वही होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपके प्रोग्राम की वजाहत से, अभी उमैर साहब ने एक बात की थी, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, जिसमें ये जिक्र कर रहे थे कि सादुल्लाह के हवाले से कि कुछ ख़वातीन के बारे में इन्होंने जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने से पहले उसकी तहकीक करें,
वो कतई तौर पर किसी खातून को कोई उठाया नहीं गया। और अगर इस किस्म का कदम उठाने वाला होता तो मुझे ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक MNA के साथ इस किस्म का कदम होता। फिर उमैर न्याजी साहब बैठे, अगर इनके घर के बारे में इस किस्म की बात की जाए तो इनको कितनी बुरी लगेगी। तो वो हमारे रिलेटिव हैं, अदीद हैं। इस तरह तो आप अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर हमारे ख़ानदान के ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात है। तो लिहाजा इनको सोच समझ के अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई इस किस्म का बयान भी नहीं आया कि ख़वातीन को उठा लिया गया है। उस चीज़ की तरदीद आ चुकी है और वजाहत हो चुकी है। और कोई अगर अपनी मर्जी के साथ वोट देना चाहता है तो उसको ये हक पहुंचता है कि वो वोट दे। वो कानून और आइन का साथ देना चाहता है, वो हक और साथ का साथ देना चाहता है। तो ये इस किस्म के झूठे प्रोपेगेंडा करके उनको क्यों रोकना चाहते हैं? तो यही मैं समझता हूँ कि इन बातों में एहतियात के साथ चलना चाहिए। ठीक ठीक सही। उमैर साहब ये फरमाइए सर, इमरान खान मुसलसल अस्करी क़यादत को टारगेट कर रहे हैं सर, चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं, इससे वो सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अच्छा, एक बयानिया बनाया जा रहा है कि खान साहब शायद कोई इदारे के ख़िलाफ़ हैं। देखिए, लोग अपना माजी भूल जाते हैं, ठीक है ना। माजी में जनरल गुल हसन से इस्तीफ़ा किसने लिया था, ठीक है, वो तो किसी को याद नहीं है, ठीक है। 1971 वॉर वाली मूवी पाकिस्तान में किसने चलवाई थी, ठीक है, वो भूल जाते हैं। तैयारा साजिश केस किसने कराया था, किसने जनरल ज़ियाउद्दीन को जो है ना बिठा दिया एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए, ठीक है, ये सारा सामने हुआ। डॉन लीक्स किसने कराया, मेमो गेट किसने कराया। नवाज शरीफ की तकरीर आज भी मौजूद है कि जी फ़ौज को अपने आइनी जो है ना दायरा इख्तियार में रहना चाहिए। इमरान खान को मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। इमरान खान क्या कह रहे हैं कि फ़ौज का जो रोल है वो उस रोल में आए, वो पॉलिटिक्स में मुदाखलत ना करे, ठीक है। अब इसी चीज़ पे सारी डिबेट हो रही है। अगर इस डिस्कोर्स से तो फिर जो कुछ इमरान खान साहब अभी कर रहे हैं वो कैसे दुरुस्त हो सकता है सर? नहीं, मैं पहली वाली बातों की जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा, मैं आखिरी बयान से जोड़ रहा हूँ जो नवाज शरीफ का बयान है कि इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहना चाहिए। मैं उस तरफ नहीं लेके जा रहा जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर की थी कि इन्होंने बोटियाँ तक नोच ली हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि खान साहब वही बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने पहले कही थी कि आइनी हदूद हर इदारे की प्रेस्क्राइब्ड है। बात है आप डिसाइड कर लें, डेमोक्रेसी में सुप्रीम बॉडी कौन सी है? नेशनल असम्बली सुप्रीम है, उसने चलाना है, मजलिस शूरा ने या किसी और ने चलाना है, ये फैसला कर लें। या आपने इसी तरह आइन को जैसा 9 सितंबर और की रात को पामाल हुआ है उसी तरह से पामाल होने देना है, उसी तरह से करना है। सियासतदानों की कदर व मंजिलत ख़त्म करनी है तो उस चीज़ पर डिसाइड कर लें, फिर आए आइन को रीराइट कर लेते हैं, सारी चीज़ों को आपस में डिसाइड कर लेते हैं, फिर लड़ाई किस चीज़ की? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उमैर नियाजी साहब साथ मौजूद थे, कादिर बंदुखेल साहब साथ मौजूद थे, साहब साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। अहम तरीन खबर आई है IMF के हवाले से। मुल्क की तारीख की महंगी तरीन शरह सूद पर कर्ज लेने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत यूरोपीय बैंक के $60 करोड़ कर्ज पर 11% सूद अदा करेगी और सऊदी अरब की जानिब से रिकॉर्ड में 15% सरमायाकारी की पेशकश हुई है। SIFC से मंजूरी ऑब्वियसली हो गई है। अब हतमी फैसला जो है वो कैबिनेट के सुपुर्द किया गया है, कैबिनेट कमेटी के सुपुर्द किया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर माशी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। ये फरमाइए सर, आज ये खबर आई है कि हुकूमत ने यूरोपीय बैंक से जो $60 करोड़ का कर्ज लिया है उस पर 11% शरह सूद पर यह कर्ज लिया गया है। तो सर क्या इससे पहले हमें कोई ऐसी मिसाल मिलती है कि इतना महंगा कर्जा लिया गया हो? किरण, एक तो बात यह है कि हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि IMF की एंगेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए मस्ट है। अब उसमें हुआ यूं है कि एक $2 अरब मौखर जो 12 अरब कराने थे उसके अलावा फंड ने आपको कहा कि आप अरेंज करें। उस पे से लग रहा है कि कोई $500-600 मिलियन आपको लेना पड़ रहा है कमर्शियल निरखों पर। और कमर्शियल निरखों पर आज जो पाकिस्तान है उसको लाइबोर प्लस 5 या 6% पे ही कर्जा मिल सकता है, बिकॉज आप CCC की रेटिंग पर हैं। आपके पास और कोई चारा नहीं था, सो आपको ये करना पड़ा। बट व्हाट कुड हैव बीन नेगोशिएटेड वाज कि जहां $26 अरब ओवरऑल
जमा करने की पोजीशन में आ गए हैं। 12 अरब डॉलर के फ्रेंडली कंट्रीज के मौखर होने हैं, 4 अरब डॉलर कमर्शियल रोल ओवर्स हैं, बाकी आपको मल्टीलैटरल से पैसे आ जाएंगे। तो आप 600 मिलियन डॉलर फंड को भी शायद समझना चाहिए था कि शायद इंतजार कर लेते। दुनिया भर में रेट्स, अभी फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, नीचे जाने वाले हैं, पाकिस्तान की रेटिंग थोड़ी बेहतर हो जाती। सो यस, देयर वाज ऑलवेज अ चांस दिस कुड हैव बीन नेगोशिएटेड बेटर और इन अनदर मैनर, बट वी डोंट नो व्हाई द अथॉरिटीज वर फोर्स्ड इन अ सेंस, या उनको यू हैड टू प्ले दिस कार्ड कि उनको कमर्शियल बैंक से इस अब तक जो कर्जा लिया गया डॉक्टर साहब, उस पर ज्यादा से ज्यादा शरह सूद कितनी अदा की है हमने सर? देखिए, इस वक्त तो 5-6% के दरमियान ही जो कर्ज हैं वो हैं। फिर जो हमने बॉन्ड फ्लोट किया था वो 7-8% पे किया था, और जो हमारे प्रोजेक्ट लोन्स हैं वो तो 2.5-3% पर होते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं। कमर्शियल डेट जो है महंगा भी होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, और पाकिस्तान को इसको अब अवॉइड करना चाहिए और इसमें से निकलना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की डेट रीप्रोफाइलिंग, कहीं कहीं रीस्ट्रक्चरिंग ये करना पड़ेगी अगर डेट को सस्टेनेबल लेवल्स पर रखना है। आई थिंक बोथ द IMF एंड द अथॉरिटीज अभी इस चीज़ से शायद रेकनसाइल फुली नहीं कर पा रही। अगर ये सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर इसी तरह महंगा कर्जा मांगना पड़ेगा। ऑल इन ऑल देखिए, इस वक्त तो IMF लंदन ब्रांच से हासिल किया गया है और वहां शरह सूद जो है वो 5.5% है। तो इस इजाफी शरह सूद की क्या वजह है सर? इसको आसानी से समझिए, मेरा ख्याल है ये फ्लोटर होगा। इसकी एक अभी तक बहुत डिटेल्स, फ्लोटर का मतलब है कि लाइबोर जो 5-5.5% और फिर उसके ऊपर पाकिस्तान का एक रिस्क प्रीमियम 5 से 6% का अप्लाई हुआ है, तो आप 11% पे पहुंचे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। अगर ये फ्लोटर है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर लाइबोर आने वाले दिनों में कम होता है, जैसे मैं कह रहा हूं हो जाना चाहिए, तो 1-2% वो कम होता है तो आपका कर्जा भी शायद 10% पे आ जाएगा, बट स्टिल ऑन दी हायर साइड, बिकॉज CCC की रेटिंग है 1 नॉच बेहतर होने के बाद। जो ऊपर का है वो प्रीमियम है 5 से 6% का, जो पाकिस्तान पर बीइंग अ CCC रेटेड कंपनी एक कमर्शियल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अप्लाई किया है। इसकी ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है इस वक्त। सर, जो खबर आई है उसके मुताबिक तो लंदन ब्रांच से लिया गया है ना सर, 11% शरह सूद पर। तो सर मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ कि UAE बैंक से बात चल रही है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हुई, क्या वजह बनी कि फिर लंदन से हमें कर्जा लेना पड़ा है? सो इसको इस तरह समझे ना कि चूंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ये वाला जो रीजन है वो इंग्लैंड बेस्ड है, सो हम उनको अप्रोच कर रहे थे। अब ये तो एग्जैक्टली कहना मुश्किल है कि क्या UAE टाइम पे नहीं आ रहे थे वो बैंक्स, या अदर मिडल ईस्टर्न बैंक्स या चाइनीज और एक्सटेंड करने को तैयार नहीं थे कि हमें वहां जाना पड़ा। मैं अब भी कहता हूं कि इन गुड निगोशिएशन IMF is all about good negotiation, and in good negotiation हम जहां 26 अरब डॉलर इकट्ठा कर चुके थे, तो मे बी ये 300 से 600 मिलियन डॉलर का वेट किया जा सकता था। अच्छा, एक और चीज बताइए हागान साहब, सऊदी अरब की जानिब से रेकोडेक में 15% सरमायाकारी की पेशकश की गई है और SIFC ने मंजूरी भी दे दी है इसकी। कितनी अहम पेशरफ्त है ये और इससे कितनी सरमायाकारी आएगी? मैंने इस पे द न्यूज़ अखबार में रेकोडेक के बारे में एक बहुत ही तफसीलन आर्टिकल लिखा है, सो मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान 10 से 15% अपने हिस्से बेचने जा रहा है। जो फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से हैं 25% फेडरल गवर्नमेंट के पास है। आई थिंक इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तो आप कुछ होल्स रेकोडेक में डिग कर रहे हैं ना, आपके पास बहुत से अराउंड होल्स हैं, प्लस एक आपको सऊदी अरेबिया ये भी कर रहा है कि कुछ आपको ऐसे पैसे दे रहा है जिससे आप एडजॉइनिंग एरियाज में बेहतरी ला सकेंगे, सड़कें बना सकेंगे। सो देयर इज़ अ ग्रांट एलिमेंट ऑल्सो। जो इस वक्त के फिगर्स आ रहे हैं वो कहीं 600 मिलियन डॉलर से 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हैं इस 15% का, बट लेट्स वेट फॉर द अथॉरिटीज टू कम अप विद द एग्जैक्ट फिगर। दूसरी बात यह है कि अगर सऊदी अरेबिया थ्रू इट्स वेल्थ फंड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है तो पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिहाज से एस्टैब्लिश होना शुरू होगा, अवे फ्रॉम ऑल द डेट टॉक दैट वी डिड अर्लियर।
पाकिस्तान में FDI की, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे बलूचिस्तान को डेवलप करना, उसमें जो मेरे ख्याल है 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे ये सब काम किया जा सकता है। सो इट्स अ वेरी गुड ओमन फॉर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, प्रोग्राम से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने की बात।